हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पॉन्जेस के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में, या समझेंगे कि पॉरीफेरा के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। आई होप आपने पुरानी वीडियोस को जरूर देखा होगा, क्योंकि पुरानी वीडियोस के ही जो लिंक है वो हमें इस वीडियो के अंदर जरूरत पड़ने वाली है। हमें कुछ चीजें पहले वाले लेक्चर से पता होनी चाहिए, सो दैट कि आज का जो लेक्चर हम बहुत आसानी से समझ पाए। ठीक है, सो आई होप आपने पुरानी वीडियोस को जरूर देखा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो अगर मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के लिए मैंने एक कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी मदद से आप क्या है अपना कंप्लीट सिलेबस कवर कर सकते हैं। प्राइस इसका जस्ट 599 रुपये रखा है। तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पे चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है। कोर्स रिलेटेड आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक को, जिसमें हमें समझना है कि जो रिप्रोडक्शन होता है स्पॉन्जेस के अंदर वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं रिप्रोडक्शन के अंदर या रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस की अगर मैं बात करूं, तो पहली जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि स्पॉन्जेस के अंदर जितने भी स्पॉन्जेस होते हैं उसमें एक चीज जो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, सेलुलर लेवल का होता है। ठीक है, यानी यहां पर सेल प्रेजेंट होते हैं और हर एक सेल का क्या है अपना कुछ एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, अब क्योंकि बॉडी यहां पर सेलुलर लेवल की है, सेल परफॉर्म करेंगे फंक्शन, तो यहां पर जो रिप्रोडक्शन होने वाला है वो कहीं ना कहीं सेल से रिलेटेड ही होता है। तो हमें सेल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब सेल में हमें पता क्या होना चाहिए, तो अगर मैं किसी भी स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर देखूं तो मैं देखूंगा कि उसकी बॉडी के ऊपर टोटल 3 सेल के लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे आउटर वाला जो सेल लेयर होता है, आउटर वाला जो सेलुलर लेयर होता है, उसको क्या नाम देते हैं, उसको बोलते हैं पिनेकोडर्म। उसको क्या बोलेंगे, पिनेकोडर्म। उसको पिनेकोडर्म बोलेंगे। ये आउटर लेयर होता है। बीच में आपका प्रेजेंट होता है मीजनकाइम। बीच में क्या होता है, मीजनकाइम। ये बीच वाला आपका मीजनकाइम हो जाएगा। और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वानोडर्म। उसको क्या बोलेंगे, क्वानोडर्म। तो हमें ये दोनों सेल का, ये जो 3 सेल लेयर्स हैं, इनके बारे में पहले पता होना चाहिए, तभी हम रिप्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कोई भी स्पॉन्ज हो गया या कोई भी पॉरीफेरा हो गया, ठीक है, तो उसकी जो सेल की जो लेयर्स है उसके अंदर, या बोल सकते हैं उसकी बॉडी के अंदर जो लेयर्स है उसके अंदर आपको 3 सेल की लेयर देखने को मिलेगी, जिसमें से एक है आपका पिनेकोडर्म, फिर एक मीजनकाइम और दूसरा है क्वानोडर्म। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है रिप्रोडक्शन समझने के लिए, कि जो मीजनकाइम है, मीजनकाइम के अंदर एक सेल होता है जिसको हम अमीबोसाइट सेल्स बोलते हैं। अमीबोसाइट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अमीबोसाइट सेल। ठीक है, तो ये जो अमीबोसाइट सेल्स है यही कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे सेल्स के अंदर, जिसको हम आर्कियोसाइट सेल्स भी बोलते हैं। इसको आर्कियोसाइट सेल बोलेंगे। अभी जो आर्कियोसाइट सेल है इनको टोटीपोटेंट सेल बोलते हैं। टोटीपोटेंट सेल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इन सेल्स के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इन सेल्स के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये क्या कर सकते हैं, स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसलिए आर्कियोसाइट सेल्स क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस को समझने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो आर्कियोसाइट सेल के बारे में याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि आर्कियोसाइट सेल अगर हमें याद है तो हम इसके रिप्रोडक्शन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बिकॉज दीज सेल्स आर टोटीपोटेंट इन नेचर, यानी दीज सेल्स हैव द कैपेबिलिटी कि ये क्या है कि नए ऑर्गेनिज्म का ये फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, तो चलिए फिर अब बात कर लेते हैं फुल फ्लेजिड की रिप्रोडक्शन के बारे में। तो अगर मैं बात करूं कि जो स्पॉन्जेस होते हैं उसके अंदर रिप्रोडक्शन आपका सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। ठीक है, यानी दोनों मोड ऑफ बेसिकली बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, सेक्सुअल भी देखने को मिल जाएगा और एसेक्सुअल भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एसेक्सुअल के बारे में ही बात कर लेता हूं। तो आपने तो पढ़ ही रखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। ये छोटे छोटे टर्म्स है जो आपको याद रखना है। और अगर मैं स्पॉन्जेस की बात करूं तो यहां पर जो रिप्रोडक्शन होने वाला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो किसके थ्रू हो सकता है, बडिंग के थ्रू हो सकता है, फिजन के थ्रू हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रिडक्शन बॉडीज के थ्रू हो सकता है, गैम्यूल्स के थ्रू हो सकता है। तो ये वेरियस मेथड है जिनकी मदद से ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन कर रहा होता है, या जिसकी मदद से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके सारी चीजों को समझ लेंगे कि किस तरीके से बडिंग होता है, किस तरीके से फिजन होता है, रिडक्शन बॉडीज का फॉर्मेशन कैसे होगा, गैम्यूल का फॉर्मेशन कैसे होगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम बडिंग की बात करते हैं। तो बडिंग में होगा क्या, सपोज करो कि ये आपका पेरेंट बॉडी है, ये क्या है, आपका पेरेंट बॉडी है। अब पेरेंट बॉडी के अंदर होगा क्या कि जो पेरेंट बॉडी है इसके अंदर जो मीजेनकाइम के अंदर जो आर्कियोसाइट सेल्स थे, वो आर्कियोसाइट सेल्स क्या है, बाहर की तरफ आउटग्रोथ करना स्टार्ट करेंगे। तो आर्कियोसाइट सेल्स क्या होंगे, जैसे मेन बॉडी है, मेन बॉडी के अंदर जो आर्कियोसाइट सेल्स है वो आउटग्रोथ करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही आउटग्रोथ करना स्टार्ट करेंगे तो उसके चारों तरफ, क्योंकि सबसे ऊपर क्या है आपके पिनेकोडर्म सेल्स है, तो आर्कियोसाइट को कवर करने के लिए आर्कियोसाइट जैसे ही आउटग्रोथ करेगा वैसे ही क्या है, यहां पर इसके ऊपर पिनेकोडर्म की लेयर ऐसे बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो मेन जो सेल है उसके अंदर इस तरीके से आपको आउटग्रोथ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आउटग्रोथ है या तो इसके अंदर लगे लगे ही पूरा डेवलप होके एक नया स्पॉन्ज बना देगा, या फिर क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर बना है ये मेन बॉडी से डिटैच हो जाता है, और डिटैच होने के बाद अब ये क्या है, पूरा का पूरा एक न्यू ऑर्गेनिज्म या बोल सकते हैं कि न्यू स्पॉन्ज का फॉर्मेशन करेगा। तो बेसिकली बडिंग होता कैसे है, सबसे पहले जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी के अंदर जो आर्कियोसाइट सेल्स है वो धीरे धीरे क्या है, सरफेस की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से सरफेस पे आउटग्रोथ आएगा। जैसे सपोज कर लो ये अभी ओरिजिनल सरफेस है, अब इसके अंदर का जो आउटग्रोथ है, जो इसके अंदर के जो सेल्स हैं आर्कियोसाइट सेल्स, वो ऊपर की तरफ आना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि क्या है, यहाँ पे एक उभार देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको एक इस तरीके से ब्लिस्टर जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और उसके ऊपर पिनेकोडर्म की लेयर बनेगी। अब जैसे ही ये डेवलप हो जाता है, या तो इसके अंदर चिपके हुए रह के, या फिर इनकी बॉडी से ये क्या है, टूट के बाहर गिर जाएगा, और टूट के गिरने के बाद क्या है, एक न्यू कॉलोनी का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरीके से कैसा क्या होता है, बडिंग होता है। ठीक है, सो आई होप आपको बडिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज ऐसी है जो समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, सो एक बार इसको पीपीटी से भी देख लेते हैं, देन फिर दूसरा मेथड समझेंगे। ठीक है, सो अगर सबसे पहले मैं बात करूं यहां पे कि जो बडिंग होता है, ठीक है, वो इंक्रीज होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और डेवलप न्यू कॉलोनीज इन स्पॉन्जेस। यानी कि बडिंग की मदद से क्या कर सकता है कि जो स्पॉन्ज है वो अपनी कॉलोनीज को इंक्रीज कर लेता है। ठीक है, अपनी कॉलोनी को इंक्रीज करने का ये मेथड है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर क्या होगा कि बहुत सारे जो आर्कियोसाइट सेल्स हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जो आर्कियोसाइट सेल्स हैं वो जो होंगे क्या, ये जो आर्कियोसाइट सेल्स हैं, आर्कियोसाइट सेल्स क्या करेंगे, बिल्कुल सरफेस की तरफ आना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और सरफेस की तरफ आके एक बर्ड जैसा स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, अब इस बर्ड के अंदर क्या होगा, ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होके ये क्या है, एक अडल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, या तो ये जो अडल्ट वाला स्ट्रक्चर है या तो पेरेंट बॉडी के साथ ही अटैच रहेगा, या उससे निकल के क्या है, बाहर की तरफ आउटग्रोथ बना देगा। ठीक है, तो इतनी चीज आपको याद रखनी है। तो जैसे ही ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होगा, वैसे क्या है, एक इंडिपेंडेंट कॉलोनी का फॉर्मेशन कर देगा, और बेसिकली क्या है, इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन होने के बाद फिर नए स्पॉन्जेस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, पूरी एक नई कॉलोनी बन जाती है। ठीक है, सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बाय फिजन। फिजन में बेसिकली होता क्या है, पता ही है फिजन का मतलब क्या है कि कोई भी स्ट्रक्चर टूट फूट रहा है तो उसे क्या है, उस टूटे हुए स्ट्रक्चर की मदद से क्या है कि एक नया बेसिकली पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा। तो इस फिजन के अंदर आप देखेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यहां पर क्या होगा कि उनके बॉडी का जो पार्ट है वो कट के अलग हो जाएगा, और वो जो स्प्लिटेड पार्ट है, वही स्प्लिटेड पार्ट क्या है, पूरे एक नए स्पॉन्ज की कॉलोनी या नया स्पॉन्ज बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो यही चीज लिखा है मैंने कि लाइन ऑफ वीकनेस डेवलप। अब ये लाइन ऑफ वीकनेस का मतलब क्या होगा, जनरली देखो यहां पर, ये सपोज करो कि मेरे पास कोई एक स्पॉन्ज है। ठीक है, इस स्पॉन्ज के अंदर क्या होता है, कुछ एक ऐसा एरिया होता है जो हाइपरट्रॉपिक हो जाता है। ठीक है, हाइपरट्रॉपिक होने की वजह से मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है, सेल के अंदर जो डिवीजन है वो ज्यादा हो रहा है। तो इसके अंदर सेल के डिवीजन ज्यादा होने की वजह से, सेल का डिवीजन ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ वाले जो सेल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, और वीक होने की वजह से यहाँ पे एक वीक लाइन का डेवलपमेंट हो जाता है। और इस वीक लाइन के अराउंड ही क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं या ये जो स्पॉन्ज है ये टूट के बाहर गिर जाते हैं, और जैसे ये बाहर गिरेंगे, गिरने के बाद अब ये क्या है, एक पूरे नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो यही बोल रखा है कि जो हाइपरट्रॉपिक एरिया होता है उसके अंदर लाइन ऑफ वीकनेस डेवलप हो जाता है, और वो वहीं से टूट जाता है, और वहां से टूटेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो ये स्पॉन्ज है हमारे पास, ठीक है,
यहां वाले सेल हाइपरट्रॉपिक हो गए, तो यहां पर क्या होगा, एक लाइन ऑफ वीकनेस ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो लाइन ऑफ वीकनेस बनेगा तो ये यहीं से टूटेगा, टूट के ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से अलग हो जाएगा। अब जब ये अलग होगा तो यही क्या है, डेवलपमेंट होने के बाद फिर से एक नई कॉलोनी या एक नए स्पॉन्ज का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। सो यही लिखा है मैंने कि जो बॉडी होता है स्प्लिट अलोंग द लाइन एंड सेपरेटिंग द पार्ट ग्रोज इनटू द न्यू इंडिविजुअल, और ये क्या है, सेपरेट होकर एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। और क्या है, थ्रू द सब्सिक्वेंट बडिंग दिस न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्स अ न्यू कॉलोनी। मीन्स ही क्या है, पहले फ्रेगमेंटेशन या फिजन हुआ, फिजन के बाद ये एक बनेगा, अब इसके अंदर फर्दर बर्डिंग होने के बाद ये पूरी की पूरी एक क्या है, बड़ी सी कॉलोनी का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई कमेंट है या कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ में अच्छे से आ रही होगी भाई लोग, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर भी कोई कंफ्यूजन बन रहा है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। एग्जाम का टाइम है, आई नो कि आप लोगों को बहुत सारा प्रेशर होगा, बट आई थिंक कि इसको मैं बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप बहुत आसानी से इसको समझ पाओगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई ऐसा टर्म है कि यार ये क्या हो गया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ रिडक्शन बॉडीज। अब ये जो फॉर्मेशन ऑफ रिडक्शन बॉडीज है, ये बहुत ज्यादा अनयूजुअल मेथड है अगर हम बात करें स्पॉन्जेस के अंदर रिप्रोडक्शन का, ठीक है। सो ये क्या है, एक अनयूजुअल मेथड है। अब इस मेथड के अंदर होगा क्या कि जब स्पॉन्जेस को लगता है यार कि कंडीशन बहुत ज्यादा एडवर्स हो गई है, ठीक है, यानी इस कंडीशन में सरवाइव तो नहीं कर सकते हैं, ये कंडीशन क्या है, हमारे औकात से बाहर की हो गई है, इसमें तो सरवाइव नहीं किया जा सकता। तो उस कंडीशन में अभी अपने आप को कैसे सरवाइव करते हैं वो समझने की बात है। तो जब कंडीशन बहुत ज्यादा बेसिकली बोल सकते हैं अनफेवरेबल होती है, तो उस कंडीशन में ये जो स्पॉन्जेस है अपने आप को बेसिकली कुछ अलग स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इन स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि उसके अंदर जो अमीबोसाइट सेल्स होते हैं, क्योंकि जस्ट मैंने आपको अभी बताया था, अमीबोसाइट सेल्स क्या होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास टोटिपोटेंसी की कैपेसिटी होती है और वो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो वो क्या होंगे, उनके जो अमीबोसाइट सेल्स हैं वो अपने अमीबोसाइट सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि उन सेल्स से क्या है, नए ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, जितने भी अमीबोसाइट सेल्स हैं उनको एक जगह कलेक्ट करेंगे और उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग बना देते हैं, जिसको हम पिनेकोडर्म की लेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो पिनेकोडर्म की लेयरिंग बन गई। अब क्योंकि मान लेते हैं इतना बड़ा सा स्पॉन्ज है वो छोटे से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए इसको रिडक्शन बॉडीज भी बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो अमीबोसाइट सेल्स हैं, ठीक है, ये अमीबोसाइट जैसे ही बेसिकली इनको लगता है कि यार अब एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल हो गया है, तो यहां से ये क्या है, यही अमीबोसाइट्स बाहर निकलेंगे और क्या है कि पूरा का पूरा एक नए स्पॉन्ज का फॉर्मेशन करेंगे, नई कॉलोनी का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। सो यही चीज मैंने यहां पे लिखी है कि जो स्पॉन्जेस है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कौन सी कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में, ठीक है। और अपने चारों तरफ क्या करते हैं कि स्मॉल राउंडेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर छोड़ते हैं, जिनको हम रिडक्शन बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। अब इस रिडक्शन बॉडी के अंदर क्या होता है, एक इंटरनल मास होता है जिसके अंदर अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट होगा, और इस अमीबोसाइट सेल्स को कवर करता है कौन सा, पिनेकोडर्म। और अभी मैंने आपको बताया था पिनेकोडर्म क्या होता है, आउटर लेयर होता है, ठीक है। पिनेकोडर्म कैसा है, आउटर लेयर है, ठीक है। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आती है, ये रिडक्शन बॉडी किसमें डेवलप हो जाते हैं, कंप्लीट न्यू स्पॉन्ज के अंदर ये डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ गेम्यूल्स या गेमा कप, या इसको जेम्यूल्स वटेवर जो भी आप कहना चाहते हो उसको उस तरीके से कह सकते हो। ये भी जो जेम्यूल का फॉर्मेशन है ये भी क्या है, बेसिकली स्पॉन्जेस के अंदर तब होता है जब स्पॉन्जेस को लगता है कि यार अब जो कंडीशन है हमारे औकात से बाहर चली गई है, अनफेवरेबल कंडीशन है, इसमें जिंदा नहीं रह सकते। बेसिकली सिचुएशन तब आती है जब बहुत ज्यादा कोल्ड कंडीशन आती है। तो सर्दियों के समय में बेसिकली जो स्पॉन्जेस हैं उनको लगता है यार ये कंडीशन हमारे फेवर में नहीं है, अब क्या है अपने आप को इस समय बचाना होगा, तब जाके अपने आप को हम बाद में ग्रो करवा सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये क्या करते हैं कि जितने भी जो स्पॉन्जेस है वो अपने आप को क्या है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर्स में, जो कि आर्कियोसाइट सेल्स का बना होता है। अब ये जो आर्कियोसाइट सेल्स हैं, अभी मैंने बताया था कि इनके पास कैपेसिटी होती है कि ये क्या बना सकते हैं, स्पर्म बना सकते हैं, एग बना सकते हैं, ठीक है। तो वो अपने आर्कियोसाइट सेल्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों तरफ एक काइटिनियस कवरिंग बना देते हैं, काइटिन की कवरिंग बना देते हैं। अब ये जो काइटिन की कवरिंग है ये सॉलिड है,
तो इसके ऊपर किसी भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस का फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसको थोड़ा सा और प्रोटेक्टिव बनाने के लिए क्या होता है, यहाँ पे मोनो एक्सॉन टाइप के स्पाइक्यूल्स होते हैं या सिलीशियस एम्फीडिस्क प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है वो अंदर वाले आर्कियोसाइट सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आता है, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो आर्कियोसाइट सेल्स है यही स्पर्म या फिर आप बोल सकते हो कि एग का फॉर्मेशन करते हैं, और इनमें क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद पूरा का पूरा एक नया स्पॉन्ज बनके तैयार हो जाता है। इसी से स्पॉन्ज बनने की बेसिकली बोल सकते हो यही एक नए स्पॉन्ज का फॉर्मेशन कर सकता है। इसलिए यहाँ पर हम बोलते हैं कि यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी है, क्योंकि ये एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है और इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो एसेक्सुअल लाइफ से वो सेक्सुअल लाइफ में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी शो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज इसके बारे में आपको याद रखना है। तो जो जेम्यूल्स है वो क्या होता है, हैच इनटू द स्पॉन्ज व्हेन कंडीशंस आर सुटेबल, जब कंडीशन कैसी हो, सुटेबल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी जो ये पूरा का पूरा साइकिल है, द साइकिल ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इलस्ट्रेट द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये चीज आपको याद रखना है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में जो साइकिल है उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम गेम्यूल्स की बात करें तो कैसा होता है, स्मॉल हार्ड कैप्सूल होता है जिसके अंदर आप देखेंगे कि इंटरनल मास होता है और फूड लेडन आर्कियोसाइट्स होते हैं जो कि उनको तब फूड प्रोवाइड करते हैं जब कंडीशन स्ट्रेस वाली होती है, ठीक है। तो ये चीज इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और यहां पर देखेंगे कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आउटर लेयर काइटिन की बनी होती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और उसके अलावा यहाँ पर एक माइक्रोपाइल स्ट्रक्चर है, यानी जिसके थ्रू क्या है, जब सिचुएशन फेवरेबल होगी तो इसी के थ्रू स्पर्म बाहर निकल के आएगा बाहर, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है। So the envelope is strengthened by the spicule of amphidisk spicules या फिर monoaxon spicules, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा ये भी मैंने आपको बता ही दिया था कि जब कंडीशन कैसी होती है, सर्दी वाली होती है, उस कंडीशन में ये एडवर्स कंडीशन होता है तो तब ये अपने आप को इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। सो ये तो पूरा था हमारा किसके बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जनरली जितने भी आपके स्पॉन्जेस होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑल्दो ये हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन इसके अंदर क्या है, देखेंगे कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब कि किसी एक दूसरे स्पॉन से स्पर्म आके किसी दूसरे स्पर्म के एग को या दूसरे स्पॉन्ज के एग को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन या इसको इन सीटू भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है कि लार्वल स्टेजेस बनते हैं, तो आप बोल सकते हो कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, आप ध्यान से देखेंगे कि ये एक हमारे पास स्पॉन्ज है, ठीक है। अब इस स्पॉन्ज के अंदर क्या होगा, किसी कोई भी एक आर्कियोसाइट सेल्स क्या होगा कि एक आर्कियोसाइट सेल क्या बनाएगा, स्पर्म फॉर्मेशन करेंगे। ये जो स्पर्म है ये दूसरे स्पॉन्ज के अंदर एंटर करेगा, उसके मैटरनल स्पॉन्ज के अंदर एंटर करेगा, और मैटरनल स्पॉन्ज के अंदर एंटर करने के बाद जो क्वानोसाइट सेल्स है वो इनको थोड़ा सपोर्ट करती है। सपोर्ट करने के बाद ये क्या है, ओवा के पास जाएगी, ओवा के पास जाके फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या है कि डेवलपमेंट इनकी बॉडी के अंदर ही होगा, और डेवलपमेंट होने के बाद बेसिकली क्या, लार्वा का फॉर्मेशन होता है। लार्वा बाहर निकलेगा, क्योंकि लार्वा यहाँ पे दो टाइप का है, एक एम्फीब्लास्टुला लार्वा होगा। तो लार्वा क्या है, इनकी बॉडी मैटरनल बॉडी से बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद वो क्या है कि बेसिकली सबस्ट्रेटम से चिपक के फिर उनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो स्पर्म है और ओवा है वो किससे प्रोड्यूस होते हैं, आर्कियोसाइट सेल से होते हैं या क्वानोसाइट सेल से हो सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग टाइम पे होता है, ठीक है। ये भी चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट कि यहाँ पे जो स्पर्म है वो बेसिकली वाटर में रिलीज हो जाता है, और वाटर के इंग्रेशन की वजह से क्या है, ये दूसरे स्पॉन्ज के अंदर जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वानोसाइट सेल्स होगा, जो मदर वाले पार्ट का होगा या दूसरे वाले स्पॉन्ज की बात करें, तो वहां पर ये एज अ नर्स सेल की तरह वर्क करता है और स्पर्म को ट्रांसफर करने का काम करता है टू द मैच्योर ओवा के पास, ठीक है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा, इंटरनल है, इसलिए इसको इन सीटू फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, आपको ये याद रखना है। अब डेवलपमेंट कैसा होगा, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, होने के बाद क्या है कि डेवलपमेंट कहाँ होता है, मैटरनल स्पॉन्ज के अंदर होता है, यानी वो स्पॉन्ज जिसके अंदर एग प्रेजेंट था उसके अंदर डेवलपमेंट होगा।
उसके बाद यहाँ पर क्या है कि फॉर्मेशन के समय लार्वल स्टेजेस का बनता है यहाँ पे, और 2 लार्वल स्टेजेस आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो लार्वल स्टेज है वो आपका आता है एम्फीब्लास्टुला। अगर हम एम्फीब्लास्टुला की बात करें तो इसका जो एंटीरियर हाफ वाला स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपको क्या है, फ्लैजिला देखने को मिलेगा, लेकिन जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है इसके अंदर फ्लैजिला देखने को नहीं मिलता। तो अब ये जो लार्वा है ये फिर से क्या है, सरफेस पे बैठ के दोबारा से इसके अंदर डेवलपमेंट होगा, होने के बाद ये एक कंप्लीट स्पॉन्ज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हॉलो ओवल लार्वल स्टेजेस है, आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर आप देखेंगे कि एंटीरियर 1/2 में यहाँ पे फ्लैजिला होता है, बट पोस्टीरियर हाफ में फ्लैजिला नहीं होता, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को देख के आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं पैरेन्काइमुला के बारे में। पैरेन्काइमुला के केस में क्या होता है कि ये पूरा का पूरा एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, और इसके बॉडी के हर एक जगह पे क्या है, आप देखोगे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली ये जो लार्वा है, क्योंकि फ्लैजिला इसके अंदर प्रेजेंट है तो मोटाइल होता है, तो ये क्या है, कुछ दूर ट्रेवल करने के बाद बेसिकली क्या है, सबस्ट्रेटम से जाके फिक्स हो जाता है। फिक्स होने के बाद फिर एक न्यू स्पॉन्ज का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो ये चीज इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखनी है। तो अब इसको क्या है, एक बार पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो पैरेन्काइमुला है वो कैसा है, सॉलिड है, फ्लैटेड लार्वल स्टेजेस है, और ये आपको कहाँ देखने को मिल सकता है, कैल्केरिया में देखने को मिल सकता है, हेक्सेक्टिलिडा में देखने को मिल सकता है, डेमोस्पॉन्जी के अंदर इस तरीके का लार्वा आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके पूरे आउटर सरफेस पर आप देखोगे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जो कि इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये लार्वा क्या है, आफ्टर में बेसिकली कुछ दूर मूव करने के बाद क्या है, फिर सेटल हो जाता है किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की मदद से, और उसके बाद क्या है, मेटामॉर्फोसिस होकर एक अडल्ट स्पॉन्ज में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं रीजेनरेशन, ठीक है। रीजेनरेशन बेसिकली क्या है, ये भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि रीजेनरेशन के अंदर होगा क्या, कि ये जो आप देख रहे हो स्पॉन्जेस, जब स्पॉन्जेस मल्टीपल पीसेस में टूटते हैं तो हर एक पीसेस के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो पूरा का पूरा एक न्यू स्पॉन्ज बना दे। तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, आप बोलोगे इसको रीजनरेशन बोलोगे, ठीक है। सो और एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर रीजनरेशन की कैपेसिटी ठीक ठाक होती है, ठीक है। सो ये चीज अच्छे से याद रखना है। सो रीजनरेशन का मतलब क्या है कि एक वो एबिलिटी है जिससे कि लॉस्ट या इंजर्ड पार्ट को ये दोबारा से गेन कर सके, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें स्पॉन्जेस के अंदर बेसिकली हाई कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की, ये याद रखना है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल होगा। अब यहाँ पर क्या है कि स्पॉन्जेस मल्टीपल पीसेस के अंदर टूट जाएंगे, फ्रेगमेंट्स में टूट जाएंगे, और वो क्या है, टूटने के बाद हर एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट फेवरेबल कंडीशन में पूरा का पूरा एक नया स्पॉन्ज बना देता है, ठीक है। सो ये चीज इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। सो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।